गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबों का वंस अगेन बहुत बहुत अभिनंदन। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखला को लगातार हल करते जा रहे हैं और वीडियो में यही प्रक्रिया जारी रहेगी। लगातार सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओवरऑल यही मकसद है इस वीडियो का। चलिए हम लोग बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर की। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यूपीएससी जनरली समटाइम आस्क 5 to 6 क्वेश्चन फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर, और कभी कभी तो ये 10 भी हो सकता है। तो 10 प्रश्नों को हल करना आपके एग्जाम में बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्टिंग वाला बात होगा। लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट डिफरेंस पूछा गया है बुद्धिज्म और जैन लिटरेचर के। जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो साहित्य है उनमें क्या मुख्य अंतर है। जैसा कि आप जानते हैं कि बुद्धिज्म जो है उसकी जो कथाएं हैं और उसकी जो साहित्य है वो डिडक्टिव कैरेक्टर में है, जबकि जेन्स आर नॉट। इज इट राइट? एंशियंट या मिडाइवल जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है इज अवेलेबल इन संस्कृत। प्राचीन और जो मध्यकालीन बौद्ध ग्रंथ है या साहित्य है वो जनरली संस्कृत में अवेलेबल है। एंशियंट और मिडाइवल जैन लिटरेचर जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा क्या? देखिए इसमें दोनों के दोनों गलत है। बुद्धिस्ट लिटरेचर इज ऑल्सो अबाउंडेंटली अवेलेबल इन संस्कृत। बुद्धिस्ट लिटरेचर भी और जैन लिटरेचर भी दोनों के दोनों जो है वो संस्कृत में बहुत भारी पैमाने पे अवेलेबल है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसका नाम है बुद्ध चरित्र, जो लिखा गया है 78 एडी के दरमियान कुषाण वंश के शासन काल में। बुद्ध चरित्र, अश्वघोष, यू नो अबाउट दैट। पूरी तरह से बुद्धिस्ट, जो कनिष्क के शासनकाल में ये जो अश्वघोष उनके दरबारी कवि हुए थे, तो उस समय जो कनिष्क का शासनकाल चल रहा था 78 एडी के समय, अश्वघोष जिसमें चौथी बौद्ध संगति भी हुई थी, यू नो अबाउट दैट, वो बुद्ध चरित्र पूरी तरह से तो संस्कृत में लिखा हुआ है। तो आप इस तरह से, इसी प्रकार अगर देखा जाए कि बुद्धिस्ट की जो कहानियां हैं, आई मीन बौद्ध धर्म की जो बातें हैं या जैन धर्म की जो कहानियां हैं, वो डिटेक्टिव दोनों दोनों के दोनों डिटेक्टिव कैरेक्टर में, डिटेक्टिव से डिडक्टिव बोलते हैं इसको, डिडक्टिव, ठीक है, डिडक्टिव कैरेक्टर में है। द्वंदात्मक जिसको बोलते हैं। दे आर रिटन इन सम फॉर्म ऑफ प्राकृत। उसमें कुछ प्राकृत भी है, कुछ पाली भी है, जो आसपास की जो देहाती भाषा है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैन लिटरेचर इज अवेलेबल इन संस्कृत, जैसा कि मैंने बताया। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लीजिए, कथा, किसका कथा? उपमित्रा भव, उपमित उपामिति भवा प्रपंचा कथा ऑफ सिद्ध रसी सिद्धारसी या सिद्धरसी जो भी हो, सिद्धारसी जो 906 एडी में थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, जिसका नाम है उपामिति भवा प्र प्रपंचा कथा। उपामिति भवा प्रपंचा कथा जो है वो जैन लिटरेचर है, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, फिर से बुद्ध जी के बारे में पूछा जा रहा है। जो बुद्ध भगवान को जो इमेज था, जो फोल्डेड ड्रेपरी इज ए फीचर ऑफ बुद्ध इमेज फ्रॉम मथुरा। मथुरा में जो आप जाइएगा तो जो बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ जो इमेज बनाया गया है वो क्या फोल्डेड ड्रेपरी में है, जबकि वेयर एज ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी इज ए फीचर ऑफ सारनाथ बुद्ध इमेजेज। और सारनाथ बुद्ध इमेज क्या पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है? ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी मतलब अरे जो वस्त्र पहनाया गया उसकी बात कर रहे हैं। मतलब अगर बुद्ध जी का इमेज जब देखिएगा तो अलग अलग, जैसे गंधार में अलग है, मथुरा में अलग है, सारनाथ में अलग है, तो उनका जो जो छवि का जो जो क्या बोलते हैं उसको, स्वरूप जो है वो अलग अलग होता है। जो कहीं कपड़े बहुत टाइट से, मजबूती से और कई फोल्डेड में पहनाए गए हैं, कहीं बहुत पतला पहनाया गया है, कहीं तो कुछ नहीं पहनाया गया है। तो वही उसी से संबंधित है कि आपको सोचना है कि मथुरा में क्या ये फोल्डेड है, और जबकि सारनाथ में ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। इज इट राइट? बुद्ध इमेज एट मथुरा इज मोल्डेड ऑन द लाइन्स ऑफ अर्लियर यक्ष इमेज। जो मथुरा में जो इमेज मिला है जितने भी, वो यक्ष इमेज के मतलब पैटर्न पे है।
वेंगी वॉज इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ आर्ट प्रोडक्शन फ्रॉम गंधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर। वेंगी क्या गंधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर यहाँ मिला है? वेंगी तो आंध्रा में है, और ये गंधार आप कहाँ पर चले तो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट वहाँ पर मिला कुछ? मतलब इम्पोर्टेंट सेंट है आर्ट आर्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द गंधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर, ऐसा तो नहीं है। तीसरा तो गलत है, चलिए तीसरा छाप दीजिए, एक या दो सही है। पहली सदी की बात करें, फर्स्ट सेंचुरी की, तो गंधार जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है, मथुरा जो कि नॉर्थ इंडिया में है, और बेंगी जो कि आंध्र प्रदेश में है। मतलब वो इम्पोर्टेंट आर्ट कला का क्षेत्र, तीनों का नाम याद रखिएगा, गंधार का, मथुरा का, आंध्र प्रदेश का बेंगी, ये तीनों के तीनों जो है बहुत ही बेहतरीन सेंटर हुआ करते थे, और अभी भी है लगभग लगभग थोड़ा मोड़ा, जहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं कितने इमेज मिले हैं, कितने मतलब प्रोडक्शन सेंटर रहा था कला का। बुद्ध इमेज जो कि मथुरा में मिला है वो मोल्डेड है लाइन्स ऑन द अर्ली यक्ष। पहले यक्ष के जो इमेज हुआ करते थे उसी के लाइन, उसी के मतलब आधार रेखा पे बनाया गया है। जबकि गंधार जो है ना वो हेलेनिस्टिक फीचर पे है। गंधार में जो पाकिस्तान वाला है वो हेलेनिस्टिक फीचर पे है, मतलब वो इंडो ग्रीक से प्रभावित है। ग्रीक के जो ट्रेडिशंस रहे हैं जिसमें यथार्थ को ज़्यादा चित्रित किया गया है वो गंधार आर्ट में दिखेगा आपको। मथुरा भी उसी के आधार पे नहीं बनाया गया, ठीक है, उसको यक्ष के आधार पे बनाया गया। ट्रेडिशनल सेंटर जैसे मथुरा जो कि रिमेन द मेन आर्ट प्रोडक्शन साइट, जैसे कि वेर एज सारनाथ, कौशाम्बी, वो भी उभरा, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से डेवलप था, लेकिन मथुरा तो पूरा तरह से फेमस था भैया ट्रेडिशनल सेंटर के रूप में, जो आगे चल के सारनाथ और कौशाम्बी में भी फैल गया। मेनी बुद्ध इमेजेस इन सारनाथ है प्लेन ट्रांसपेरेंट। सारनाथ का जो इमेज सब है वो पूरी तरह से प्लेन है, सादगी भरा है, ट्रांसपेरेंट है, कवरिंग विद बोथ शोल्डर, दोनों शोल्डर को ओढ़ाया गया है इसमें, और हैलो बनाया गया है अराउंड द हेड। हेड के पीछे एक तरह से सूर्य का जो आभा होता है, चंद्रमा का जो आभा होता है ना, उसको बना दिया गया है। और बहुत कम ऑर्नामेंटेशन है उसमें, बहुत साजो सम्मान नहीं किया, तस्करी ज़्यादा नहीं की है उसमें, नक्काशी नहीं की है, तस्करी सब गलत शब्द है, नक्काशी नहीं की गई है। जबकि मथुरा बिल्डिंग में देखिएगा तो मथुरा वाला जो इमेज है ना वो कंटिन्यू डिपिक्ट फोल्ड ऑफ ड्रेफरी, उसमें तह पे तह, तह पे तह बुद्धा को पहनाया है कपड़ा, और वो जो हैलो है ना वो थोड़ा सा गहन कर दिया गया, प्रोफाउंडली प्रोफ्यूजली डेकोरेटेड, बहुत 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 सजाया गया उसको, और उसके चारों तरफ हैलो बनाया गया वो भी। वेंगी वॉज इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ आर्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम अमरावती स्कूल ऑफ स्कूल। तो वेंगी से आप अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर देखते हैं, ना कि मथुरा, ठीक है, ना कि सारनाथ, ना कि गंधार। वेंगी जो है वो अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर है द प्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आर द पार्ट ऑफ सरमन ट्रेडिशन। बुद्ध और बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों क्या वो सरमन ट्रेडिशन का मतलब हिस्सा है? स्तूप, बिहार, चैत्य आर द पार्ट ऑफ ओनली बुद्धिस्ट रिलीजन। यक्ष वर्शिप इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल थ्री मेन रिलीजन दैट बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म। क्या यक्ष की पूजा जो थी वो तीनों का तीनों धर्म में दिखता है? सबसे पहले बात तो दो स्टेटमेंट खत्म कर दीजिए, तो दो खत्म, तो आप आसानी से एक और तीन के साथ जाइए। स्तूप, बिहार एंड चैत्य, ये जो है ना वो बुद्ध और जैन दोनों मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्सेस में देखे गए हैं, लेकिन लार्जेस्ट नंबर में तो बुद्ध बौद्ध धर्म से ही है। यक्ष आर द ब्रॉड क्लास ऑफ नेचर। यक्ष है क्या वास्तव में, यक्ष क्या है? ये ब्रॉड क्लास ऑफ नेचर, मतलब इसमें प्रकृति, यूजली बिनीवोलेंट, दया, बट समटाइम मिस्chievous, कनेक्टेड विद वाटर, फर्टिलिटी, इसको आप वाटर, जल, उपजाऊ भूमि, जंगल, जमीन, फॉरेस्ट, ट्रेजर, वाइल्डरनेस से भी इसको कभी कभी जोड़ा जाता है। दे अपीयर इन हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ओके, आप हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट प्रत्येक के टेक्स्ट में आप इसको आराम से यक्ष की चर्चा देख सकते हैं। एज वेल एज एंशियंट एंड मिडाइवल एरा टेम्पल में भी आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया का एज ए गार्डियन डीटी, ठीक है, मतलब उसको मतलब एक संरक्षक के रूप में माना गया है। 6th century BCE, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व देखिएगा तो बिगिनिंग ऑफ न्यू रिलीजियस सोशल मूवमेंट इन द गैंगेटिक वैली इन द फॉर्म ऑफ
बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जिस तरह से विकास हुआ गंगा घाटी में, ठीक है, विच वे आर द पार्ट ऑफ सरमन ट्रेडिशन। इसमें सरमन, जो कि ये जो बुद्धिज्म जैनिज्म है ना, ये सरमन ट्रेडिशन का हिस्सा है, जिसमें कि बोथ रिलीजियन बिकम पॉपुलर एज दे अपोज, क्योंकि इन्होंने विरोध किया वर्ण सिस्टम का, जाति सिस्टम का, जो हिंदू धर्म में फैला हुआ था, उसका विरोध किया। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट या पेयर्स रिगार्डिंग द फेस्टिवल एंड कहाँ कहाँ ये मनाया जाता है। ये रंगोली बिहू जो है वो असम का है कि ना कि मणिपुर का। ये पुथंदू ये तमिलनाडु का है, और विशु जो है वो केरला का है। तो एक तो गलत है, जी हाँ, एक गलत है तो छाड़ दीजिए और अब 2 और 3 के साथ जाइए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग फेस्टिवल अलग अलग समय में मनाया जाता है, जैसे कि आपको बैसाखी की जानकारी होगा। वैसाखी स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है हिंदू और सिखों के द्वारा, और इस दिन खालसा पंथ के वॉरियर जो है गुरु गोविंद सिंह, उनका मतलब मार्क दिन है। इट इज़ सेलिब्रेटेड द फर्स्ट डे ऑफ मंथ। बैसाख का पहला महीना हिंदू कैलेंडर के तौर पर वैसाखी मनाया जाता है, इसलिए बोलते हैं बैसाखी। ये वैसाख जो मंथ है हिंदू कैलेंडर के आधार पे, उससे ही निकला है वैसाखी। विशु जो है एक मलयाली फेस्टिवल है जो कि साउथ इंडिया जैसे केरला और कर्नाटका, तमिलनाडु के क्षेत्रों में ये सब मनाया जाता है, और डायस्पोरा कम्युनिटीज़ के द्वारा मनाया जाता है खास करके। ये जो जो विशु पर्व है ना, वो फर्स्ट डे है मैडाम 9th मंथ ऑफ द सोलर कैलेंडर इन केरला। रंगोली बिहू इज सेलिब्रेटेड इन असम, और ये असमी का नए साल का शुरुआत है रंगोली बिहू। उसमें हम लोग खुशी से रंगोली बिहू मनाते हैं। नभा या नव वर्ष कहिए तो ये बंगाली है, नाबा वर्षा, नवा वर्षा बंगाली न्यू ईयर है अकॉर्डिंग टू द ग्रिगोरियन कैलेंडर। 1 जनवरी जिसको बोलते हैं, ये बंगाली न्यू ईयर है। नव वर्ष, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं नहीं बोलते हैं, उसी तरह। और ये पुथंदू जो है तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट डे ऑफ तमिल मंथ, जिसको चित्राई कहते हैं, और तमिल का शुरुआत होता है साल का इसी से। वासवन्ना के बारे में बताइए, क्या जानते हैं आप। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वासवन्ना जो है वो 12वीं सदी के फिलोसफर थे, जिन्होंने जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया। सुपरस्टिशियस जो विचारधारा है, जो रिचुअल्स है, उसको त्याग दिया। वो उन्होंने कैंपन चलाया था किस चीज़ का, डिवोशनल वर्शिप दैट रिजेक्टेड द टेम्पल वर्शिप। क्या उसने मंदिर में पूजा करना, मंदिरों में घुसना, टेम्पल वर्शिप करना, ये सबको नकार दिया क्या। ही स्प्रेड द सोशल अवेयरनेसेस थ्रू हिज पोएट्री पॉपुलरली नोन एज कीर्तन। उनके द्वारा जो कविता के पाठ के रूप में सोशल अवेयरनेसेस फैलाया जाता था, क्या उसको कीर्तन कहते थे। नहीं, कीर्तन नहीं, उसको भजन कहते थे। तो 3 खत्म, बी 1 और 2 सही है। बासवन्ना जो थे 12वीं सदी के एक फिलोसफर, एक स्टेटमेंट्स, कन्नड़ पोएट, सोशल रिफॉर्मर, कलचुरी डायनेस्टी, जिनका नाम था विजयालय प्रथम। कर्नाटक के विजयालय प्रथम के शासन काल में कलचुरी वंश के शासक बालाजी विजयालय प्रथम या विजिजा, जो भी हो, विजयालय प्रथम मानिए ना, कलचुरी डायनेस्टी का था वो। उसी के समय 12वीं सदी में कर्नाटक में कन्नड़ में एक पोएट उभर कर आया, सामाजिक सुधार के रूप में निकला, उसका नाम था बसवन्ना। बासवन्ना स्प्रेड सोशल अवेयरनेसेस थ्रू हिज पोएट्री। अपने कविताओं के माध्यम से सामाजिक अवेयरनेसेस क्रिएट करने की उनके द्वारा कोशिश की गई, और इसको वचन कहा गया। बासवन्ना रिजेक्टेड जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सुपरस्टिशन, ये जो आपने अंधविश्वास ओढ़ लिया है, वो महिला और सामाजिक जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जो रिचुअल्स मनाए जाते हैं, उसको रिजेक्ट किया है, त्याग दिया है। ही इंट्रोड्यूस न्यू पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जैसे कि अनुभव मंडप या मंतपा या हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विच वेलकम्ड, जिसमें महिला और पुरुष दोनों किसी भी वर्ग से, किसी भी समाज से, किसी भी बैकग्राउंड से यहाँ पर आकर आराम से इस आध्यात्मिक विचार को डिस्कस कर सकते हैं, सुन सकते हैं,
और अपने ज़िंदगी को एक नई मोड़ पर ले जा सकते हैं। बासवन्ना कैंपेन डिवोशनल वर्शिप, उन्होंने आध्यात्मिक वर्शिप किया। उनका कहना था कि ये जो दैट रिजेक्टेड टेम्पल वर्शिप, उन्होंने मंदिर में प्रवेश करने, ये सब जो घूमने, उसको त्यागा। रिचुअल्स लीड बाय ब्राह्मण्स एंड रिप्लेस्ड, ये ब्राह्मणों के द्वारा जो सो कॉल्ड अंधविश्वास फैलाया जाता है उसको त्याग दिया। उसके स्थान पे उन्होंने पर्सनलाइज किया डायरेक्ट वर्शिप ऑफ द शिव थ्रू प्रैक्टिस। सीधा शिव को याद करो, मंदिर मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं है। थ्रू सच एज इंडिविजुअलिटी वर्न आइकन्स, इसके लिए आप चाहो तो कुछ ताबीज पहन लो, कुछ सिंबल पहन लो, लिंग लटका लो। अगला प्रश्न है, आपको मिलाना है हड़प्पा साइट है, आर्कोलॉजिकल साइट धोलावीरा, जहाँ पर क्या इंस्क्रिप्शन कुछ विशेष प्रकार का खुदाई हुआ है, इंस्क्रिप्शन मिला है। बनवाली तो जुते हुए खेत, लोथल डॉकयार्ड, सुरकुर्दा हॉर्स, जी हाँ बिल्कुल, 2 3 4 बिल्कुल सही है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ इंडस वैली आर्कोलॉजिकल धोलावीरा, आप जानते हैं गुजरात में है। वहाँ पर बहुत बड़ा जेंट वाटर रिसीवर मिला है, डैम दिखा है, कुछ तो खुदाई में इम्बैंकमेंट्स में मिले हैं, मतलब तटीय तट इलाका मिला है धोलावीरा में। यूनिक इंस्क्रिप्शन जिसमें 10 लार्ज बड़े बड़े साइज के साइन दिखे हैं, जैसे कि आज का जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड होता है उसी तरह। लोथल दुनिया का पहला अगर डॉकयार्ड कहा जाए तो लोथल ही है, जो कि कनेक्ट करता है एंशिएंट सिटीज को। साबरमती रिवर के तट पर है ये लोथल। ट्रेड रूट हुआ करता था। कालीबंगा तो सब कोई जानता है, जुते हुए खेत। और सूरत कोटता, ये गुजरात में पड़ेगा, जिसमें घोड़े की हड्डी मिली है पहली बार। विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स बिलोंग टू नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स, ये नागरा स्टाइल जो टेम्पल है उत्तर भारत में जो मंदिरें होती है उसको नागर स्टाइल बोलते हैं। उसके क्या क्या फीचर्स है टेम्पल का? गोपुरम, बाउंड्री बॉल, इमेज रिवर गॉडेस, कर्विंग सिगारा, द्वारपाला, टेम्पल टैंक। देखिए, आपको पता होना चाहिए बाउंड्री बॉल होता नहीं है, टेम्पल टैंक होता नहीं है, तो 2 और 6 तो होगा नहीं। गोपुरम है, मानते हैं, इमेज ऑफ रिवर गॉडेस, ये वहाँ पर नागर स्टाइल का पूछा है तो ठीक, नागर स्टाइल का 3 और 4, कर्विंग सिगरा 3 और 4 सही है। द स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर, नागरा स्टाइल की बात कर रहा है, बिकम पॉपुलर इन नॉर्दर्न इंडिया, जिसको नागरा कहा गया है। जैसे कि आप जानते हैं साउथ इंडिया में क्या होता है, उसके जस्ट विपरीत। साउथ इंडिया में ना यूजली बाउंड्री वॉल घेरा होता है और एक गेटवे होता है, उससे आप घुसिए। जबकि अर्लीस्ट टेम्पल है जस्ट 1 टावर, पहले एक टावर होता था जिसको शिखर बोलते हैं। आगे चलकर इस पर कई और भी शिखर जोड़े गए। गर्भगिर जो है, गर्भगिरी इज ऑलवेज लोकेटेड, हमेशा लोकेटेड किया गया है डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर। सबसे जो ऊंचा टावर होगा ना वो गर्भगिर का ही होगा। देयर आर मेनी सब डिविजन ऑफ नागारा स्टाइल टेम्पल, वो डिपेंड करता है कि शेप कितना है शिखर का। देयर आर मेनी डिफरेंट नेम्स फॉर वेरियस पार्ट्स ऑफ द टेम्पल इन द डिफरेंट पार्ट्स। नागरा स्टाइल में अलग अलग शैलियाँ है, सोलंकी शैली, उड़ीसा शैली, बहुत सा शैली है, उसको छोड़ दीजिए। नागरा स्टाइल का जो टेम्पल है, मंदिर, वो द्रविड़ स्टाइल से काफ़ी अलग है, क्योंकि द्रविड़ा स्टाइल में जो मंदिरें बनती है वो एक इनक्लोज कंपाउंड वॉल के अंदर बनाया जाता है। द फ्रंट वॉल जो दीवार होता है हैज़ एन एंट्रेंस गेटवे, उसमें एक एंट्रेंस गेटवे होता है बहुत ही अच्छा से नक्काशी किया हुआ, जिसको गोपुरम बोलते हैं। अब विशाल विशाल गोपुरम होता है ये लोग। द शेप ऑफ द मेन टेम्पल टावर नन एज विमान, और जो मेन टेम्पल होता है टेम्पल टावर, उसको विमाना बोलते हैं या विमान बोलते हैं तमिलनाडु में। आप उसको देखें ना, ये पिरामिड शेप का ऊपर जाते जाते और भी स्टिफ होता चला जाएगा, पिरामिड शेप का बहुत ऊपर तक जाएगा। तो चेन्नई एक्सप्रेस देख लीजिए आप, उसमें वो मंदिर जो दिखाया गया है जियोमेट्रिकली रेदर देन द कर्विंग शिखर। आप नॉर्थ इंडिया में जाइएगा, काशी का मंदिर देखिए, सोमनाथ का मंदिर देखिए, इसमें कर्व शेप है, ठीक है, गोल गोल शेप का शिखर बना है।
पिरामिड शेप का नहीं है। एट द एंट्रेंस ऑफ नॉर्थ इंडिया टेम्पल्स, नॉर्थ इंडिया टेम्पल में जैसे प्रवेश कीजिएगा ना, वहां पर एक गर्भगृह होगा, और इट वुड बी ए यूजुअल टू फाइंड इमेज। और इसमें आपको जैसे प्रवेश कीजिएगा उसमें आपको सबसे पहले मिथुन दिखेगा। मिथुन मतलब एगो बैल होता है मिथुन, जो कंडोम के डिब्बा में प्रचार में दिखाया जाता है, देख सकते हैं आप मिथुन। या फिर शेयर मार्केट में आप जब देखते हैं तो मिथुन जो होता है ना, सांड, बुल, उसी प्रकार का है। एंड रिवर गॉडेस, और गंगा यमुना को दिखाया गया होगा आपको चित्रात्मक रूप से। जबकि साउथ इंडिया में आप जाइएगा तो जनरली वहां पर आपको द्वारपालक मिलेगा, द्वारपाल, या फिर डोर कीपर्स, जो मंदिर को एक तरह से गार्ड कर रहा है। साउथ इंडिया में मंदिर के अंदर आप एक लार्ज वाटर पॉन्ड देखिएगा, टेम्पल टैंक जिसको बोलते हैं, क्योंकि मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको स्नान करना चाहिए, ऐसा मतलब वो सिद्ध करता है। विद इन द कॉम्प्लेक्स कंसिडर द फ्लोइंग साइट्स। अब कुछ साइट्स है उस पर आपको सोचना है और बताना है कि ये जो साइट्स है क्या है। ये कूपागालू, पिकलीहल और तेक्कालकोट्टा, तेक्कालकोट्टा, पिकलीहल और कूपागालू, ये सब क्या है यार? ये सब जो है ना, ये नियोलिथिक पेंटिंग साइट्स जो कि साउथ इंडिया से मिला है। नियोलिथिक पेंटिंग साइट जो कि साउथ इंडिया से खोज के निकाला गया है। द ग्रेनाइट रॉक ऑफ कर्नाटका, आंध्रा प्रोवाइड सुटेबल कैनवास टू द नियोलिथिक मैन फॉर हिज पेंटिंग। नियोलिथिक नवपाषाण काल के लोगों का जो चित्र है, पेंटिंग है, वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के ग्रेनाइट रॉक से दिखता है, उसमें बनाया गया है। देयर आर सेवरल सच साइट्स, बट सबसे जो फेमस है वो है कूपागालू, पिकलीहल और टेक्का कालकोटा, टेक्कालकोटा, टेक्कालकोटा। 3 types of painting have been reported from their paintings। 3 प्रकार का पेंटिंग, एक तो सफेद पेंटिंग है, रेड ऑकर का पेंटिंग है जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड है, और पेंटिंग इन रेड ऑकर, ठीक है। अगला है ऊपर कोट, एक यूनिक फीचर है। किस गुफा का ऊपर कोट का यूनिक फीचर है? ये तो आपको जूनागढ़ का, जूनागढ़ केव कहाँ पर है पता है आपको? गुजरात में है। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ही है यार गुजरात। यही जूनागढ़ को पता होगा, जब भारत आज़ाद हो रहा था तो कुछ ऐसे शैतान राज्य थे या फिर प्रिंसली स्टेट थे जो अपने आप को आज़ाद रखना चाहते थे, उसमें जूनागढ़ भी था। वो वही जूनागढ़ केव वहीं पर है, गुजरात का। यूनिक फीचर ऑफ जूनागढ़ केव, सबसे बड़ी बात है कि 30 से 50 फीट हाई इसमें सीटाडल है। सीटाडल में ऊंचा भवन, ऊपर कोट जिसको कहा गया। इन द फ्रंट ऑफ द प्रेयर हॉल, जो जहां आप प्रार्थना करते हैं उसके ठीक सामने 30 से 50 फीट का एक हाई सीटाडल है, उसी को कहा गया है, ठीक है, जूनागढ़ केव। अब पूछा जाए स्टैंडिंग जो बुद्ध सुल्तानगंज में से जो मिला था वो किस स्कूल का फीचर्स है? तो सीधी सी बात है, सारनाथ स्कूल का, सुल्तानगंज। ड्यूरिंग दी गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड में देखिएगा ना, एक नया स्कूल डेवलप हो रहा है स्कल्पचर का, वो सारनाथ के चारों तरफ डेवलप होता है, इसको सारनाथ स्कूल टेम्पल बोलते हैं। इसका मेन फीचर्स देखिएगा तो इसमें क्रीम कलर का सैंडस्टोन इस्तेमाल किया गया, चमकता, चम 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 चम, और मेटल उसमें यूज किया गया था। तो इस प्रकार का जो स्थल जो स्कल्पचर है, कलाकृति है, वो जनरली जो है ना, वो नग्नता को खत्म कर दिया है। ही लैक्ड एनी फॉर्म ऑफ नेकेडनेस, पूरा तरह से शरीर को ढक दिया गया। और हेलो अराउंड द हेड ऑफ बुद्धा वाज इंट्रिकेटली डेकोरेटेड, और चारों तरफ बुद्ध के पीछे एक हेलो बना दिया गया है। 7.5 फीट का है ये, सुल्तानगंज में, देख लीजिए। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। अगला आपको सोचना है, ये जो तोल्कापियम है एक तमिल ग्रामर है जो कि हमें तमिल समाज को समझने में मदद करता है। तो तोल्कापियम इज ए वर्क ऑन तमिल ग्रामर दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड तमिल पोएट्री। अगर आपको तमिल काव्य समझना है तो तोल्कापियम पढ़ना पड़ेगा।
जो कि तमिल ग्रामर की व्याख्या करता है। क्या ये सही है? तोल्कापियम इज वर्क ऑन तमिल ग्रामर। शिल्पादिकरम एंड मणि मेखलाई। शिल्पादिकरम और मणि मेखलाई जो कि 10वीं सदी में लिखा गया, ये सही है? ताकि हम तमिल सोसाइटी को जान पाए, क्या 10वीं सदी में लिखा गया है? मनी मेखलाई डिस्कस अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म। क्या मनी मेखलाई में डॉक्ट्राइन्स कुछ बुद्धिज्म के बारे में कुछ बताया गया है? जी हाँ, मनी मेखलाई में बुद्धिज्म के बारे में बताया गया, लेकिन ये 2वीं सदी में लिखा गया, ना कि 10वीं सदी में। तो 1 और 3 सही है। तमिल ग्रामर तोल्कापियम जो कि रिटर्न किया गया है, एक तमिल पोएट्री है। तमिल ग्रामर तोल्कापियम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं अगर तमिल पोएट्री को, तो यू हैव टू स्टडी अबाउट द तोल्कापियम। तोल्कापियम इंडिकेट्स द 5 लैंडस्केप, 5 प्रकार के, मतलब 5 लैंडस्केप की ऑफ लव एंड आउटलाइन देयर सिंबॉलिक कन्वेंशन। इसमें से जो ट्विन इपिक्स है, 2 ग्रंथ है, जिसका नाम है शिल्पादिकरम। शिल्पादिकरम द स्टोरी ऑफ एंकलेट, ये ताबीजों की कहानी है, क्या है आखिर, और इसको लिखा किसने है? शिल्पादिकरम को इलंगो आदिगल ने। और एक दूसरा है मनी मेखलाई। ये मनी मेखलाई स्टोरी ऑफ मनी मेखला जो लिखा गया चटनार के द्वारा। चेतनार चेतनार वेयर रिटन समटाइम्स इन 200 to 300 AD। ठीक है, 200 से 300 AD के दरमियान, जो एक बहुत ही विचित्र, मतलब आई मीन वास्ट जानकारी तमिल सोसाइटी की देता है। ये वैल्यूएबल स्टोर हाउस है। दीज आर द वैल्यूएबल स्टोर हाउस एंड एपिक्स ऑफ डिग्निटी एंड सबलिमिटी, लेइंग स्ट्रेस ऑन द कार्डिनल वर्च्यू ऑफ द लाइफ। उसकी जिंदगियों के विभिन्न पक्षों पर एक तरह से नजर डालता है। In Mani Meklai, there is an elaborate exposition of the doctrine of Buddhism। बौद्ध धर्म के बारे में भी मनी मेखलाई में बहुत ही बेहतरीन ढंग से बातें बताई गई है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। आपको पेयर को मैच करना है, इसमें कौन सा सही है? कुमार संभवा, कालिदास, शिशुपाल वध और कृता अर्जुनियम। तो कृता अर्जुनियम भारवी, कुमार संभवम कालिदास, विक्रमोम संभवम कालिदास, शिशुपाल वध ये श्रीहर्ष के द्वारा नहीं लिखा गया। तो 1 और 3 सही है। जो टॉलेस्ट फिगर है, और टॉलेस्ट फिगर इन द स्फीयर ऑफ एपिक पोएट्री इज कालिदास। कालिदास दुनिया के महानतम ग्रंथों के रचयिताओं में से एक है, जो इनका शासन मतलब लगभग लगभग 380 AD से 415 के समय है। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में थे क्या? अब मुझे लिखिए। हीरो, उन्होंने 2 महान ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें एक है कुमार संभवम, जिसमें कुमार के बर्थ के बारे में है जानकारी, और दूसरा है रघुवंशम, रघुवंश के जानकारी है। काव्य ट्रेडिशन और भी स्टाइल में आया, जिसमें स्पीच, कॉन्सर्ट, डिस्क्रिप्शन, स्टोरी थीम। ओवरऑल पर्पस ऑफ द सच पोएम इज टू ब्रिंग आउट द इफेसी ऑफ रिलीजियस एंड कल्चर वे ऑफ लाइफ। जिंदगी में धर्म और संस्कृति का क्या रोल होता है, इसको समझने के लिए इस सब को आपको अध्ययन करना चाहिए। विदाउट फ्लोटिंग एनी इथिकल नॉर्म्स, बिना नैतिकता से विचलित हुए हम अपनी जिंदगी में धर्म और संस्कृति का क्या रोल होता है, कल्चर जिंदगी का क्या महत्व है, उसको समझना है तो आप इन पोएमों को समझिए। अदर डिस्टिंग्विश पोएट्स जैसे कि भारवी, जो भारवी जो था वो 550 AD का था। उसने कृता अर्जुनियम लिखा था, किरत और अर्जुन के बारे में। और एक है माघ, जो कि 65 650 से 700 AD के दरमियान, जिन्होंने शिशुपाल का जो वध था उसके बारे में माघ ने लिखा है। और भी लोग, और भी पोएट हुए हैं, जैसे कि श्रीहर्ष, भट्टी। First discovery of rock painting was made in India by archaeologist V.S. Weingarkar. Is it right? During Mesolithic period, the themes are multiple, but the paintings are smaller in size. Yeah, hunting scene predominates in Mesolithic painting.
इसमें आप जानते हैं कि हंटिंग सीन तो स्वाभाविक है, मेजोलिथिक मध्य पाषाण काल में पूरा तरह से डोमिनेट कर रहा था। मेजोलिथिक पीरियड में जो थीम होता था वो मल्टीपल थीम होता था, उसको अनेक मतलब शिकार है तो कहीं मछली मार रहा है तो डांस कर रहा है तो कहीं कुछ, मतलब बहुत से भी मतलब पटकथाएं थी। और हालांकि स्मॉल साइज का चित्र बनाया जाता था पेंटिंग, लेकिन पहला डिस्कवरी वो भारत में वीएस वायंकर ने नहीं किया था। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसका फर्स्ट डिस्कवरी देखिएगा, जो कि इंडिया में 1867 से 68 के दरमियान एक आर्कोलॉजिस्ट था जिसका नाम था आर्चीबोल्ड कार्लेलई। आर्चीबोल्ड कार्लेलई 12 years before the discovery of Altamira in Spain during the Mesolithic period। मध्य पाषाण काल के समय इसके जो थीम हुआ करते थे चित्रों का, पेंटिंग का, वो बहुत ही बहुत होते थे, विविध होते थे, अलग अलग प्रकार के होते थे, लेकिन साइज में छोटे होते थे। जिसमें हंटिंग सीन प्रमुखता से दिखाया गया है। हंटिंग सीन में लोग हंटिंग करते दिखाए गए हैं ग्रुप में, उनके हाथों में धनुष है, तीर है, कुछ नुकीले डंटियां हैं, यही सब है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बादामी केव पेंटिंग। अब बादामी केव पेंटिंग की बात करेंगे। देखिए, बादामी केव पेंट को क्या पल्लव किंग महेंद्र वर्मन के द्वारा शाही संरक्षण मिला, ऐसा है क्या? पेंटिंग रिप्रेजेंट द एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिशन ऑफ अजंता मुराल पेंटिंग। वास्तव में ये पूछा जा रहा है कि ये बादामी केव का जो पेंटिंग है, क्या ये अजंता पेंटिंग का ही मतलब एक्सटेंशन है क्या? और इसको कभी कभी बादामी पेंटिंग को कभी कभी विष्णु केव भी कहते हैं। देखिए, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है, पहला आप बता सकते हैं तो बिल्कुल पहला गलत है। यहाँ तो कुछ और ही बता रहा है यार। देखते हैं बादामी के बारे में। देखिए, बादामी केव वॉज द कैपिटल ऑफ अर्ली चालुक्य डायनेस्टी। ये जो बादामी जो था एक राजधानी हुआ करता था चालुक्य राजों का, चालुक्य वंश का राजा। लेकिन जैसे जैसे उनका, देखिए, चालुक्यों से पहले डिक्लाइन हुआ किसका? वाकाटक रूल का। चालुक्य स्टेब्लिश देयर पावर इन दक्कन। जैसे वाकाटकों का अंत हुआ, चालुक्यों ने दक्कन पे अपना आधिपत्य जमा लिया। उसमें से कई राजा हुए, इसमें से एक का नाम था मंगलेशा। उसने बादामी केव पेंटिंग को संरक्षण दिया। ही वॉज यंगर सन ऑफ चालुक्य किंग। पुलकेशिन दुत नहीं बल्कि पुलकेशिन प्रथम का वो क्या था? यंगर सन था। एंड द ब्रदर ऑफ कीर्तिवर्मन। और ये मंगलेशा जो है वो कीर्तिवर्मन का भाई था। शॉर्ट में कहे तो पेंटिंग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है किसका? जो मुराल पेंटिंग है, जो अजंता का है, उसी को मतलब आगे बढ़ा दिया गया है। केव नंबर 4 देखिएगा, जो कि 578 से 579 का समय बनाया गया था। बहुत ही ब्यूटीफुल केव है जिसमें भगवान विष्णु का इमेज उकेरा गया है, इसलिए इसको कभी कभी विष्णु केव भी कहा गया है। ठीक है, इसलिए सुधार लीजिएगा इनसे वहां पर। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है कि गंधार आर्ट ए स्टाइल ऑफ बुद्धिस्ट विजुअल आर्ट। गंधार आर्ट क्या ये बुद्धिस्ट स्टाइल का एक फॉर्म है जो कि फ्लोरिस्ट किया मतलब लार्जली ड्यूरिंग द कुषाण डायनेस्टी। ऑफकोर्स, गंधार आर्ट इनकैप्सुलेट्स फॉरेन टेक्निक एंड हेलेनिस्टिक स्पिरिट ऑफ रियलिज्म। गंधार आर्ट में देखिएगा क्या उसमें ग्रीक का प्रभाव है। ग्रीक जैसे आप पता होगा आपको, माइकल एंजेलो के चित्रों को देखिएगा, मूर्ति को देखिएगा, उसमें यथार्थता जो है मतलब रियलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा दिखता है। मतलब उनकी मूर्तियों में मनुष्यता का परिचायक है, वो यथार्थ से जुड़ा हुआ है, उसमें भगवान जैसे कुछ फीचर्स नहीं है। ठीक है, मनुष्यों के चित्र को मतलब मनुष्य के मूर्तियों को जैसा है, ऐसा गंधार आर्ट में है क्या? इन द कंट्रास्ट ऑफ गंधार आर्ट, मतलब इसके जस्ट अपोजिट
मथुरा स्कूल जो है ना, उसके जो इमेजेस हैं वो एनाटॉमिकल है, मतलब आध्यात्मिक एक्यूरेसी के बनाए गए हैं, स्पेशल डेप्थ है उसमें। उसमें भविष्य के बारे में कुछ ऐसा दिखता है, फोर शॉर्ट थेनिंग है। इज इट राइट? तीसरा सही, दूसरा सही, पहला आप सोच लीजिए। एक और दो सही है। क्या हो रहा है? एक और दो सही है बिल्कुल। गंधार आर्ट, जो कि एक बुद्धिस्ट विजुअल आर्ट है, एक तो सही है ही ऑफ कोर्स, क्योंकि गंधार आर्ट में कनिष्क के समय डेवलप हुआ था। एक बुद्धिस्ट विजुअल आर्ट जो कि डेवलप हुआ था नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इलाका में, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है। पहली सदी के से लेके सातवीं सदी के, पहली सदी के बीसी से लेके, फर्स्ट बीसी से लेके सात सदी, मतलब 800 साल का, 800 साल तक गंधार आर्ट डेवलप होता रहा। जैसे कि आपको पता होगा, स्टाइल जो है ग्रीक रोमन ओरिजिन फ्लोरिस्ट है, लार्जली ड्यूरिंग द कुषाण डायनेस्टी। जैसा मैंने बताया आपको, गंधार आर्ट में आप अगर कुछ फीचर्स देखिएगा, कुछ टेक्निक दिखेगा, तो हेलेनिस्टिक स्पिरिट ऑफ रियलिज्म पे टिका है इन इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धिस्ट लीजेंड। जैसे उन्होंने बौद्ध को पढ़ने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि जो बुद्ध भगवान थे वो कोई मतलब देवता नहीं थे, वो मतलब मनुष्य का बहुत ही बेहतरीन स्वरूप था। Gandhara school incorporated many motifs and techniques from classical Roman art। उन्होंने रोमन के जो कलाकृतियां हैं उसको कहीं ना कहीं गंधारा आर्ट में फिट करने की कोशिश की, इंक्लूडिंग वाइन स्क्रॉल। उसके अलावा जो वियरिंग गार्लैंड्स है, माला पहना देना। उसके अलावा सेंटुआर्स, बेसिक आइकोनोग्राफी। हाउएवर बेसिक आइकोनोग्राफी तो वो इंडियन ही रहा, जबकि इसके जस्ट अपोजिट मथुरा स्कूल जो है ना, वो मथुरा स्कूल, द गंधार स्कूल इमेज इन कंट्रास्ट विथ मथुरा स्कूल, ये मथुरा स्कूल से अलग है। गंधारा स्कूल इमेजेस आर नन फॉर देयर एनाटॉमिकल एक्यूरेसी, मतलब उसमें अनुवादी दिखता है। गंधारा स्कूल में ही अनुवादी दिखता है। मैंने एक्सप्लेनेशन ठीक किया लेकिन बताया कुछ और, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर है। तो एनाटॉमिकल एक्यूरेसी, स्पेशियल डेप्थ, फोर शॉर्टनिंग, मतलब सच्चाई से जुड़ा हुआ, धरती से जुड़ा हुआ, मनुष्यवादी सोच, ये गंधारा स्कूल में मिलता है, मथुरा में नहीं। अब हम लोग बात करें कथक। बिरजू प्रसाद, बिरजू महाराज, जितने भी आप जानते हैं, ध्यान तो हो चुका है, तो कथक की बात करते हैं। कथक तो हमेशा रहेगा, भले इनके कलाकार आते जाते रहेंगे। कथक वेयर ओरिजिनली ए कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स इन द टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। क्या कथक नॉर्थ इंडिया में कास्ट स्टोरी टेलर्स के द्वारा प्रेजेंटेड किया गया था या किया जाता रहा है? Kathak began evolving into a distinct mode of dance in the 15th and 16th century with the spread of Bhakti movement। भक्ति मूवमेंट के 15वीं से 17वीं सदी के दरमियान जब विकास हो रहा था भक्ति मूवमेंट का, तो उसी समय भक्ति मूवमेंट का एक छिटका हुआ अंश है कथक। अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह का नाम आया है, वो नवाब थे अवध के, लास्ट नवाब अवध वाजिद अली शाह। कथक acquired its present feature and developed into the form of dance with a distinct style। क्या ये बिरजू, आज हम लोग जो जिनका नाम सुन रहे हैं, जो कथक देख रहे हैं, कथक के कलाकार, क्या उसको वास्तव में एक सही गाइडेंस और सही संरक्षण वाजिद अली के द्वारा मिला? नहीं, ये गलत है, मुगलों के द्वारा मिलता। कथक जो है मुगल दरबार में बहुत बहुत ही बेहतरीन ढंग से होता था। तीन गलत है, एक और दो सही है। कथक इज डिराइव, कथा, ये कथा से निकला है, जिसका मतलब है स्टोरी टेलिंग। संस्कृत वर्ड है भैया। कथक वेयर ओरिजिनली ए कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स इन द टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। पहले उत्तर भारत के जो मंदिरों में ये वास्तव में स्टोरी टेलर के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। कथक बिगेन इवॉल्विंग इनटू ए डिस्टिंक्ट मोड ऑफ डांस। आगे चल के एक डिस्टिंक्ट मोड बन गया डांस का, मतलब एक तरह से 15th और 16th सेंचुरी में विद स्प्रेड ऑफ भक्तिज्म। द लीजेंड ऑफ राधा कृष्ण
वेयर इनेक्टेड इन द फोक प्लेस, जिसको रास लीला कहा गया, which combined folk dance with the basic gesture of the Kathak storytellers. Under the Mughal Emperor, मुगल साम्राज्य, मुगल राजाओं के दरबार में, उनके नोबल के यहाँ कथक को परफॉर्म किया गया, उनके कोर्ट में, राज दरबार में लगाया जाए कथक, वेर इट अक्वायर इट्स प्रेजेंट फीचर। जो आज अब कथक की विभिन्न शैलियों को देख रहे हैं, विभिन्न रूपों को देख रहे हैं ना, वो वास्तव में मुगल दरबार में ही जन्म हुआ था उसका। इसकी अपनी स्टाइल शैली है, नाचने की प्रथा है, था थी था थू था, थिंग दन दिन 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 दन दन दा। अंडर द पैट्रोनोज ऑफ वाजिद अली शाह, जो कि लास्ट अवध के नवाब थे, इट ग्रीव इनटू ए मेजर आर्ट फॉर्म। वाजिद अली के शासनकाल में तो ये बस एक मेजर आर्ट फॉर्म के रूप में तब्दील हो गया, लेकिन शुरुआत तो जो डिस्टिंक्ट स्टाइल मिला था वो मुगल दरबार में मिला था। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कुचिपुड़ी डांस। अब कुचिपुड़ी के बारे में आते हैं। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है ना, वास्तव में जगह का नाम है, ठीक है, वहीं से निकला है, गांव है साउथ इंडिया में। इट ड्राइव्स फ्रॉम द विलेज इन द साउथ इंडिया, या डांस फ्रॉम द गेम, डांस फॉर्म गेन्ड प्रोमिनेंस, इसको प्रमुखता मिली, इसको पहचान मिली अंडर द पैट्रोन ऑफ विजयनगर एंड गोलकोंडा रूलर्स। विजयनगर और गोलकोंडा के शासकों ने इसको अपनी पहचान दी, कुचिपुड़ी को एक महत्व दिया। सिद्धेंद्र योगी इज एसोसिएटेड विद फॉर्मलाइजेशन ऑफ द सिस्टम। सिद्धेंद्र योगी क्या कुचिपुड़ी डांस को एक मतलब कह सकते हैं कि आप इसको फॉर्मल कर दिए, इसको इट वॉज हिस्टोरिकली परफॉर्म ओनली बाय फीमेल ब्राह्मणीज। क्या इसको फीमेल ब्राह्मणीज के द्वारा, मतलब शुरुआत में ऐसा है क्या? पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सोच लीजिए, चौथा तो आपको पता ही होगा गलत है। ओरिजिनली परफॉर्म बाय ग्रुप्स ऑफ एक्टर्स, जो कि अलग अलग गांवों से आया करते थे, जिसको हम लोग कुशेलवास या कुचिपुड़ी ड्राइव, इसी से निकला कुशेलवास को ही कुचिपुड़ी ड्राइव्स फ्रॉम द नेम फ्रॉम आंध्रा विलेज कुशेलपुड़ी या कुचलपुरम। ये कुचलपुरम से निकला है, गांव का नाम है कुचलपुरम, कुचलापुरम, जो भी हो। 17वीं सेंचुरी में सिद्धेंद्र योगी ने इसको फॉर्मलाइज कर दिया, सिस्टमेटाइज कर दिया इस सिस्टम को। उन्होंने एक इस पर किताब लिखी है, ही अथर्ड भामा कलापम। भामा कलापम जो है वो सिद्धेंद्र योगी के द्वारा इस पर, और भी कई उन्होंने प्ले लिखा है। विद द एडवेंट ऑफ वेस्टर्निज्म, जैसे जैसे वेस्टर्निज्म उभरा, डांस फॉर्म बिकम ए मोनोपोली ऑफ मेल ब्राह्मण्स। तो इसमें मेल ब्राह्मण जो है ना, जैसे जैसे वैष्णविज्म फैला, वैसे वैसे मेल ब्राह्मण के द्वारा शुरू कर दिया गया इसको करना, और आगे चलकर ये मंदिरों में भी होने लगा। जैसे कि भगवत पुराण इसका सेंट्रल थीम बन गया, इसी पर मतलब अब डांस होगा, भगवत पुराण के गीतों पर डांस होगा, कुचिपुड़ी किया जाएगा। एंड द डांसर्स बिकेम टू बी नन एज भगवत डांस from gained prominence under the patronage of Vijayanagar and Golconda rulers, लेकिन remained a confined to village, लेकिन ये गांव स्तर तक रहा, एक छोटे से स्तर तक ही रहा। 20वीं सेंचुरी तक, 20वीं सदी तक ये एक गांव तक ही रहा। When Bala Sravati and Ragini Devi revived this dance form, लक्ष्मी नारायण शास्त्री इन दी अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के प्रारंभिक दौर में लक्ष्मी नारायण शास्त्री नाम का कोई महान शख्स धरती पर पैदा हुआ, जिसने इसको एक नई पहचान दी। और अब न्यू प्रैक्टिसेस सच एज सोलो रिसाइटल, इसमें एक व्यक्ति कर सकता है और महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगी, लेकिन शुरुआत में तो केवल और केवल मेल ब्राह्मणीज के द्वारा किया जाता था। धमसा, ढोला, चमक एसोसिएटेड विथ
विच ये तो छौवा डांस है, छौवा डांस। छऊ नृत्य को बोला गया है। अकम्पेनिड ह्यूज थम्स अप, बड़ा बड़ा ड्रम, इनर्जेटिक ढोल्स प्लेयर्स हु प्रोवोक एंड इनकरेज डांसर। बड़का बड़का ड्रम जब बजाइएगा, धमाधम धमाधम। छाऊ डांसर मैक्स लाइटनिंग बॉडी, अपने बॉडी मूवमेंट को इतना तेज कर देंगे तो उससे एक चमक निकलेगा, चमक बोलते हैं। छाऊ डांस इज ए ट्रेडिशन फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, ये ईस्टर्न इंडिया का है भैया डांस है, जिसमें कि रामायण महाभारत के पात्रों को उठाया जाता है, उस पर काम किया जाता है। लोकल folk lore and abstract themes. Chow is taught to male dancer from families, मतलब शुरुआत से ही परिवारों में इसको पुरुषों के द्वारा अभिनय किया जाता रहा है लोकल कम्युनिटीज के बीच। डांस इज परफॉर्म, खास करके इसको रात्रि में किया जाता है, एक ओपन खुला एरिया में। मेलोडीज सॉन्ग, मेलोडीज, पाइप्स, मोहूरी, सहनाई, ये सब बजाया जाता है। Chow is a styled performed exclusively men from the tribal belts of India। जितने भी ट्राइबल बेल्ट्स है भारत के, जिसमें कि आपको पता होगा, जिसमें भूलिया, संथाल, मुंडा, हो, उरांव, यही लोग अपने मेल डोमिनेट लोग करते हैं। वो बड़ा सा मास्क मुंह में लगा लेते हैं, बड़का सा, जैसे कि सरायकेला छऊ, पुरुलिया छऊ, और तीसरा जो है वो मयूरभंज छऊ, जिसमें मास्क नहीं पहना जाता है, ध्यान रहे। मयूरभंज छऊ में मास्क नहीं पहनते हैं पुरुष लोग, देख लीजिए। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग संगीत रत्नाकर। एक सेमिनल टेक्स्ट है म्यूजिक का, संगीत रत्नाकर। इसको क्या लिखा गया है? संगीत रत्नाकर वॉज रिटन बाय मतंगा। ओके, इट क्लेम दैट देयर इज ओनली वन फंडामेंटल राग। संगीत नाटक का कहना है कि केवल और केवल एक राग है। संगीत रत्नाकर डिस्कस बोथ नॉर्थ इंडियन एंड द्राविडन स्टाइल ऑफ म्यूजिक, दोनों इसमें संगीत का शामिल है। जी हाँ, चलिए, ए इज द राइट आंसर, ओनली थ्री, केवल तीन और तीन सही है। जी हाँ, शंकर देव नाम के व्यक्ति, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में म्यूजियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था संगीत रत्नाकर। ये संगीत रत्नाकर म्यूजिक पे लिखा गया एक टेक्स्ट किताब है, जो शंकर देव के द्वारा लिखा गया था। संगीत रत्नाकर डिफाइन अबाउट 264 राग, ना कि एक राग, ठीक है। 264 रागों को इंक्लूड किया गया, जिसमें नॉर्थ इंडिया, द्रविड़, सब कुछ शामिल है। ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द वेरियस माइक्रोटोन्स, क्लासीफाई देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। आगे चलकर मिडाइवल टेक्स्ट ऑन म्यूजिकोलॉजी फोकस्ड ऑन पर्टिकुलर थीम्स, फॉर एग्जांपल विदेशी रिटर्न मतंगा, जो बृहदेशी है वो मतंगा के द्वारा लिखा गया 9 शताब्दी में। ऑन द डेफिनेशन ऑफ वर्ड राग। ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्रुपद स्टार्ट विथ अलाप, विच इज द संग विदाउट वर्ड्स। अलाप, ध्रुपद जब शुरू होता है ना, तो उससे पहले एक अलाप ले आता है, जैसे ना सा, यही अलाप है, उसमें किसी वर्ड को नहीं बोला जाता है ध्रुपद में। ध्रुपद इंक्लूड्स यूज ऑफ संस्कृत syllables। टेम्पो ऑफ म्यूजिक इन ध्रुपद रिमेन्स कांस्टेंट। जो टेम्पो होता है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, मतलब एक ही आवाज में बात होता है, एक ही आवाज में गाना होता है। ये तो टेम्पो जस्ट अपोजिट हो गया। चलिए, मेरे ख्याल से एक और दो पे दाग लगा दीजिए। हाँ, ध्रुपद एक इसेंशियली एक पोएटिक फॉर्म है, जो कि incorporated into an extended representation style है, that is marked by the precise and overt elaboration of a राग। मतलब राग का एक बहुत ही इलोबरेट फॉर्म है ध्रुपद,
ध्रुपद की शुरुआत एक आलाप के साथ होती है जिसमें किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, और इसका टेम्पो जो होता है वो धीरे 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 करके, पहले इसी टाइप से धीरे धीरे करके राइज करेगा टेम्पो इसका। एंड इज द मेजर पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस। आलाप ही तो इसका मतलब एक तरह से आत्मा है। आलाप इवोक्स अ मूड इन द ऑडियंस। ऑडियंस में एक तरह से जोश ला देता है आलाप, that coincides with the mood of the rag that is chosen. It is pure music without distraction of words. Pure music है, ठीक है, विदाउट छेड़छाड़ ऑफ वर्ड, ठीक है। ध्रुपद इंक्लूड यूज ऑफ संस्कृत डायलेक्ट एंड इज ए टेम्पल ओरिजिन। शुरुआत में तो मतलब जनरली इसमें संस्कृत डायलेक्ट का इस्तेमाल होता था ओरिजिन में, ठीक है। ध्रुपद कॉम्पोजिशन यूजली हैव टू 4 to 5 स्टेंजा, इसमें 4 से 5 स्टेंजा, एंड परफॉर्म्ड बाय ए डुओ, और इसमें 2 व्यक्ति काम करते हैं डुओ के रूप में। जनरली 2 मेल वोकलिस्ट परफॉर्म ध्रुपद, इसमें 2 मेल वोकलिस्ट परफॉर्म करते हैं ध्रुपद। स्टाइल ऑफ परफॉर्मेंस तानपुरा, पखावज इसका सहयोगी वाद्य यंत्र है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पपेटरी की। ये जो कठपुतली है, हम लोग भी तो एक कठपुतली है जिसकी क्या बोलते हैं, जिसकी डोर जो है वो हमारे हाथ पे नहीं है, कोई और हमें चला रहा है। अगर आप किसी के कठपुतली हैं तो सोचिए क्या हाल है आपका। देखिए पपेटरी अर्लीस्ट रेफरेंस इसका क्या, पपेटरी का अर्लीस्ट रेफरेंस जो है क्या, वो तमिल जो क्लासिकल शिल्पादिकरम जो ग्रंथ है उसमें लिखा है। ये जो काव्य ग्रंथ है शिल्पादिकरम, क्या उसमें कहीं भी ऐसा जिक्र है पपेटरी का? नाट्यशास्त्र द मास्टरली ट्रिटीज ऑन ड्रामेट्रोलॉजी, क्योंकि नाट्यशास्त्र जो है मुख्यतः एक नाटक मतलब नाटक को फोकस करता है। ऑल्सो रेफर्स एग्जॉस्टिवली अबाउट द आर्ट ऑफ पपेट्री। क्या नाट्यशास्त्र में भी बहुत विस्तृत रूप से कठपुतली का जिक्र मिलता है? जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पहला सही है। शुरुआती अगर पपेट्री की अगर खोज देखा जाए तो इसको हम लोग शिल्पादिकरम में देख सकते हैं, जो कि 1st और 2री सदी BC में लिखा गया है शिल्पादिकरम। नाट्यशास्त्र में जो कि स्पेशली फोकस करता है ड्रामेटर्जी, मतलब वो नाटक पर फोकस करता है, जो कि समटाइम 2री सदी और BC सदी 2 सेंचुरी BC से लेकर 2 सदी के बीच में लिखा गया था, ठीक है। तो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है नाट्यशास्त्र, उसमें उतना मतलब इसका पपेट्री का रेफरेंस नहीं है, ठीक है। Consider the following statement: तोला पावाक कुतु। तोला पावाक कुतु के बारे में आपको जानना है। तोला पावाक कुतु को शैडो पपेट्री भी कहते हैं क्या? और शैडो पपेट्री केरला में फेमस है। ऐसे तोला पाव कुतु स्पेशलिटी ऑफ तोला पाव कुतु इज ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इन परफॉर्मेंस। में किसी प्रकार का वाद्य यंत्र का इस्तेमाल नहीं होता है क्या? इट नरेट्स द टेल फ्रॉम रामायण। और जो तोल पाव का कुतु जो है वो रामायण पे बेस्ड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये आपको पता होना चाहिए। सी इज द राइट आंसर 1 और 3। तो आपको बता देता हूँ तोल पाव कुतु के बारे में। ये तोल पाव कुतु एक शैडो पपेट्री है और ये केरला में फेमस है शैडो पपेट्री। और केरला के जो मंदिर है उसमें ये सब होता है। तो इट इज ए ट्रेडिशनल टेम्पल आर्ट इन केरला हैविंग इट्स रूट्स इन पलक्कड़ एंड नेबर रीजन। It is used to be performed in Bhadrakali temples of Palakkad district, telling tales from रामायण। रामायण से इसके कथाएं प्रचलित है इसमें। तोला पाए कुतु, ठीक है। देखिए इसमें वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है जिसमें चिंदा है, मंदलम है, झापुरा है, ये सब क्या है? वाद्य यंत्र है और इसमें खूब इस्तेमाल होता है।
द आर्टिस्ट हैव टू अंडरगो सेवरल ईयर्स ऑफ रिगोरस ट्रेनिंग। इसके लिए आपको रिगोरस ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तब आप इसमें मास्टर बन पाइएगा। अदरवाइज ऐसे नहीं है कि आप तोल का आप कुतुब कुतुब कर पाइएगा। पपेट्री इज ए स्टेज ऑन स्पेशल स्ट्रक्चर इन टेम्पल प्रीमाइसेस कोल्ड कुतुहु कुतुमंडम कुतुहु मड्डम कुतुहु मड्डम, ठीक है, मंडप या कुतुहु मड्डम। इसको एक स्पेशल मतलब मैदान या इसके स्टेज पे किया जाता है। अब हम लोग पुतुल नाच पे आते हैं। पुतुल नाच, पुतुल पुतुल नाच एक ट्रेडिशनल स्प्रिंग पपेट है जो कि वेस्ट बंगाल में फेमस है। ओके, और इस पुतुल नाच में 3 से 4 फीट हाइट एंड आर कस्ट्यूम लाइक द एक्टर्स ऑफ जत्रा। देखिए, ये स्ट्रिंग पपेट नहीं है भाई, ये रॉड पपेट है। पुतुल नाच एक रॉड पपेट होता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल का तो है लेकिन ये रॉड पपेट है और 3 से 4 फीट हाइट जरूर होता है, ठीक है। तो इनकरेक्ट हो गया ए। ट्रेडिशनल रड पपेट है ये भैया, ट्रेडिशनल रड पपेट है, क्योंकि रड का इस्तेमाल होता है। इसमें 3 गो रड होता है, एक गर्दन में, एक हाथ में, एक मुंडी में। तो ट्रेडिशनल रोड पपेट जो कि वेस्ट बंगाल से फेमस है, पुतुल नाच कहते हैं इसको। और इसको लकड़ी और भी इसमें कुछ सामान होते हैं उससे मिलके बनाया जाता है। इसको कार्व किया जाता है, काट के बनाया जाता है लकड़ी का। नाडिया डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल का नाडिया डिस्ट्रिक्ट है, उसमें रड पपेट यूज टू बी ए ह्यूमन साइज, लगभग मनुष्य के आकार का होता है रडिया, नाडिया डिस्ट्रिक्ट में। और ये बन राकू पपेट ऑफ जापान के जैसा ही मिलता है। दिस फॉर्म इज नाउ, लेकिन अब समाप्त हो गया है यार। बंगाल का जो रड पपेट है जो कि सरवाइव किया करता है अभी, वो 3 से 4 फीट हाइट का होता है और उसको कस्टम किया गया है अब जत्रा एक्टर की तरह। ट्रेडिशनल थिएटर है जो कि जत्रा जो होता है पता होगा, बंगाल का जत्रा नृत्य। दिस पपेट्स हैव मोस्टली 3 जॉइंट्स, इसमें 3 जॉइंट्स होते हैं, एक गर्दन में, एक हेड में। तो मेन जो रड होता है ना वो सिर पर लगा होता है, सिर को सपोर्ट करता है। ये जॉइंट एट नेक, गर्दन से जुड़ा होता है। और बोथ हैंड्स आर अटैच टू द रोड्स जॉइंट एट द शोल्डर, और शोल्डर में भी होता है। देख लीजिए आप अच्छा से इस चित्र को, याद रखिए जिस चित्र का इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो ये जो पुतुल नाच है वो रड पपेट है, नादिया डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 फीट में का बना होता है। अगला आते हैं हम लोग द इपिक महाभारत मेंशन पपेट ट्रेडिशन। क्या महाभारत में आपको पपेट ट्रेडिशन की जानकारी मिलती है? मतलब वहाँ पर कोई मतलब कठपुतली परंपरा प्रथाएं महाभारत में थी, महाभारत में लिखा गया क्या? लेदर पपेट्स आर नॉट यूज इन इंडिया फॉर रिलीजियस रीजन। भारत में क्या लेदर पपेट का इस्तेमाल नहीं होता है? का यार। थोलू बम्बटलाटा, थोलू बमलाटा एक शैडो पपेट थिएटर ट्रेडिशन प्रैक्टिस इन आंध्र प्रदेश। सबसे पहले बात तो करेक्ट कीजिए, दूसरा को काट दीजिए, दूसरा बिल्कुल गलत है, 1 और 3 सही है। जो बेस्ट नन लेदर पपेट्स है हमारे देश में उसको बोलते हैं थोलू बमलाटा, ये आंध्र प्रदेश का है। ये पपेट जो है थोलू बमलाटा कहलाता है। आंध्र प्रदेश का थोलू बमलाटा भारत का सबसे बेस्ट लेदर पपेट है। और इसका परफॉर्मेंस जो होता है वो घूम घूम कर पेडलर के द्वारा किया जाता है, घुमक्कड़ लोगों के द्वारा, ठीक है। जिसमें आप लोग देखे होंगे कि किस तरह से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं सड़क के किनारे धूप में सरस्सियों पर चलते हैं। कोई सपेरा जो है वो चांद दिखा रहा है, कोई एक्रोबेटिक्स कर रहा है, कोई जुलाहा है वो दिखा रहा है, कोई जो टैटू बनाते हैं वो लोग इस सबको काम को करते हैं। थोलू बोमलाटा का सीधा मतलब हुआ डांसर ऑफ लीदर पपेट, ठीक है। पपेट डांसर, लीदर पपेट्स आर मेड आउट ऑफ हाइड्स ऑफ, ये बकरों के खाल से, हिरन के खाल से, भैंसों के खाल से बना होता है। पपेट्रियर्स comprises some of the various entertainers who perform all night, ये रात भर काम करते हैं, रात भर परफॉर्म देते हैं। यूजली रिनेक्ट मतलब ये रात्रिचर है, वेरियस स्टोरीज
और इसके लिए कुछ कहानी होना चाहिए, और ये कहानियाँ जो है रामायण से और महाभारत से लिया गया होता है। और इसका ओरिजिन जो है ना, आप चाहे तो 2000 BC पीछे जा सकते हैं इसके लिए, जहाँ पर महाभारत में इसका जिक्र है। देख लीजिए, ये हनुमान जी हैं, ये रावण है। अगला क्वेश्चन है आपके संबंध ग्लोब पॉपट्री से। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द फॉर्म ऑफ ग्लब पॉपेट्री है। ग्लब पॉपेट्री क्या है? तो बोमलाटा तो होगा नहीं, रावण छाया तो शैडो पॉपेट्री है। तो पोवा, कुतु और यमपुरी, चलिए बताइए इसमें ग्लोब पॉपेट्री कौन सा है? ग्लोब पॉपेट्री, तो ग्लोब पॉपेट्री ओनली एंड ओनली 3। देखिए, पपेट्री अलग अलग प्रकार के होते हैं, जनरली 4 कैटेगरी है इसके। एक तो स्ट्रिंग पपेट्री जो धागा के माध्यम से होता है, एक शैडो पपेट्री होता है, एक वो होता है ग्लब पपेट, ठीक है, हाथ में पहन के होता है ग्लब पपेट, और एक होता है रड पपेट। अभी अभी आपको मैंने बताया था पुतुल नाच एक रड पपेट है, और बोमलट्टा के बारे में मैंने बताया, और रावण छाया के बारे में बताया, ये शैडो पपेट है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ बोमलट्टा दिखे आपको, जनरली देखिए, बोमलट्टा जो है ना वो शैडो पपेट है, तोगालू बोमलट्टा, रावण छाया और थोलू बोमलट्टा, ये तीनों के तीनों जो है शैडो पपेट है। धागा पपेट में एक कठपुतली आता है, एक कुंदही आता है, और एक गोयम्बेट्टा है, और एक बोमलट्टा है। तो बोमलट्टा जो है वो शैडो भी है और स्ट्रिंग भी है, ठीक है। लेकिन सिर्फ बोमलट्टा है तो आपको स्ट्रिंग पपेट में जाना है। कठपुतली जो है स्ट्रिंग पपेट है, कुंदही, कठपुतली, और रड पपेट में आता है यमपुरी और पुतुल नाच। अगला क्वेश्चन, दिस टेम्पल डेट्स बैक्स टू द अर्ली 11th सेंचुरी। ये अर्ली 11th सेंचुरी का ये टेम्पल है, जिसका निर्माण राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था, जो सोलंकी वंश के थे। और ये एक मैसिव रेक्टेंगुलर स्टेप टैंक विच इन परहैप्स द ग्रेटेस्ट टैंक इन द इंडिया। भारत के सबसे मैसिव रेक्टेंगुलर टंकी, पानी का टंकी मतलब रेक्टेंगुलर टंकी, जो उस समय बनाया गया था। और ये मंदिर कौन सा मंदिर है जिसका जिक्र हो रहा है कि ऐसी मंदिर में जहाँ दुनिया का भारत का सबसे बड़ा टैंक हो, जिसको राजा भीमदेव ने बनाया हो, और ये टेम्पल 11th सेंचुरी की स्टार्टिंग में बनाया गया हो। तो ये मंदिर है भाई मोढेरा में है, सन टेम्पल मोढेरा। जी हाँ, सन टेम्पल मोढेरा में जाइएगा तो ये लगभग शुरुआत 11वीं सदी के शुरुआत में बनाया गया था, जिसका निर्माण राजा भीमदेव प्रथम ने, जो कि सोलंकी वंश के थे, 10,026 में उनका शासनकाल था। यही सोलंकी जो कि चालुक्यों का मतलब आगे चल के एक ब्रांच जो टूट गया, वही सोलंकी उसी से निकला है। एक मैसिव रेक्टेंगुलर सीढ़ीदार टंकी है, एक तरह से आप उसको तालाब कहिए, सीढ़ीदार तालाब। उसको सूर्य कुंड कहा गया है। लोग उसको सूर्य कुंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सूर्य मंदिर के सामने बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि पूजा करने से पहले इस वाटर बॉडी में आपको स्नान करना चाहिए। उसके बाद एक डुबकी लगाने के पश्चात आप अपने सारे पापों का नाश कर लीजिएगा, उसके बाद मंदिर में पूजा कीजिएगा। 11वीं सदी के शुरुआत में दे हैड बिकम ए पार्ट ऑफ मेनी टेम्पल्स। ऐसा शुरुआत में देखा जाता है 11वीं सदी के मंदिर में हर मतलब तालाब हुआ करता था, ठीक है। 100 स्क्वायर मीटर का ये रेक्टेंगुलर पोंड, शायद ऐसा माना जाता है कि भारत का सबसे बड़ा ग्रांडेस्ट टेम्पल टैंक है, मंदिर आधारित टेम्पल, ठीक है। 108 मिनिएचर श्राइन्स आर कार्व। इसमें लगभग 108 छोटे छोटे श्राइन को उकेरा गया है बिटवीन द स्टेप्स इनसाइड द टैंक, सीढ़ियों के बीच में, सोच लीजिए। अगला क्वेश्चन है बुद्धिज्म और जैनिज्म के टीचिंग के संबंध में। बहुत दुख उठाइए, बहुत कष्ट झेलिए, शरीर को बहुत कष्ट दीजिए एक्सट्रीम लेवल तक। क्या ये जैनिज्म का थ्योरी है या बुद्धिज्म का, या दोनों का? दोनों में क्या समानता है? ये लोग अहिंसा और प्रॉपर्टी, मेटल, गोल्ड, सिल्वर को जमा मत कीजिए, मतलब सीधा सीधा संपत्ति को एक्वायर मत कीजिए, ये किसका थ्योरी था? दोनों में समानता था इसमें। एक्सेप्टेंस ऑफ थ्योरी ऑफ गॉड दैट एग्जिस्ट इन हैज अ मल्टीपल एस्पेक्ट।
बुद्धिज्म तो ईश्वर के बारे में कुछ बताता ही नहीं है या नहीं है, इसके बारे में चुप है, मौन है, इसलिए इसका दो आंसर सही है, ओनली टू। सबसे अच्छी बात है महावीर में राइट सही जो ज्ञान है उसको एक्सेप्टेंस किया गया है कि देयर इज ए नो गॉड, कोई भगवान उगवान नहीं है, ये दुनिया जो है ना वो बिना किसी क्रिएटर के आधार पे खड़ा है। ऑल ऑब्जेक्ट उनका अपना अपना एक सोल होता है। बुद्धिज्म सेट्स एनी डिस्कशन ऑन गॉड एंड सोल एज फर्टाइल। बुद्ध ऑल्सो टॉट दैट सोल डज नॉट एग्जिस्ट, आत्मा उतना होता नहीं है यार, बुद्ध का भी यही कहना था। देयर इज नो मीटिंग ग्राउंड इन दिस केस। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दोनों का मेल नहीं है जैनिज्म और इथी में। तो सोल के आत्मा को संबंध में जैन धर्म का जस्ट अपोजिट है। जैन धर्म का मानना था कि हर चीज में आत्मा होता है, लेकिन बुद्ध धर्म में या बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ है नहीं, उन्होंने सोल को डिनाई कर दिया। लेकिन राइट कंडक्ट का मतलब है 5 गो ग्रेट काम। किसी को क्षति मत पहुंचाओ, जिंदगी क्षति करने योग्य नहीं होता है, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, संपत्ति का जमा करना गलत बात है, और एक इमोरल जिंदगी तो बिल्कुल मत जियो। बुद्धिज्म ऑल्सो फॉरबिड्स इट मॉन्क्स। बुद्धिज्म ने भी यही कहा लोगों से, अपने श्रद्धालुओं से, अपने कि देखिए संपत्ति का जमा करना बुरी बात है, क्योंकि ये जो है ना आपको एक ईगो पैदा कर देगा, आपके अंदर घमंड ला देगा, इसलिए आप ऐसा मत कीजिए। और सही बात है, जिंदगी को जोखिम में मत डालिए। ओनली जैनिज्म एडवोकेट एक्सट्रीम पेनेंस। अगर दुख सहना है तो जैनिज्म को अपना लीजिए आप। लेकिन बुद्धिज्म ने तो मॉडरेशन की बात की, मीन पाथ पर चलो भैया, ना कांटे की सेज पर सो ना फूल के गुलाब पर। ये जिंदगी जो है ना तो फूलों की सेज है ना कांटों की बिस्तर, वो बीच वाला रास्ता है, और वही है बुद्धिज्म। प्रोमिनेंट कंस्ट्रक्शन वर्क अंडरटेकिंग ड्यूरिंग अकबर। अकबर के समय क्या क्या बना, बड़े बड़े चीज़ें, जैसे कि बुलंद दरवाज़ा बना, इबादत खाना बना, आगरा फोर्ट बना। तो क्या क्या बना, आगरा फोर्ट तो बना ही है, इबादत खाना भी बना है, बुलंद दरवाज़ा भी बना है। ये आगरा फोर्ट शाहजहां के शासनकाल में भी हो सकता है। देखिए, आई थिंक डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि आगरा फोर्ट के अंदर जितना भी चीज़ है ना बाद में, वो सब शाहजहां के शासनकाल में बना है। अकबर ने कई मतलब अपना झुकाव जो है ना आर्ट और आर्किटेक्चर के प्रति बहुत ही ज़्यादा दिखाया था। उनका प्रिंसिपल जो फीचर था वो था इसको बढ़ावा देना, और ख़ास करके उन्होंने अपने शासनकाल में रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया, लाल चूना पत्थर का। उनके कुछ कंस्ट्रक्शन देखिए, जैसे कि आगरा फोर्ट है, जो कि शायद वो पहला कंस्ट्रक्शन था उनके शासनकाल के दरमियान। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट इनसाइड द आगरा फोर्ट वे आर डन ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां। ठीक है। फतेहपुर सिकरी वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। फतेहपुर सिकरी जाइएगा तो उसमें जितने भी स्ट्रक्चर बनाए गए हैं उसके वहाँ पर, वो इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर से प्रभावित है, और उसको राजधानी भी बनाया गया था अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी को। तो उनमें कुछ बिल्डिंग देख लीजिए फतेहपुर सिकरी में। एक तो बुलंद दरवाज़ा है, सलीम अली चिश्ती का जो मकबरा है, पंच महल है, जोधाबाई का महल है जिसको मरियम उज जमीनी प्लेस बोलते हैं, इबादत खाना भी है, पचीसी कोट है, हिरन का मीनार है, यही सब है। रेखा पीड़ा, पीडाउल और खाकरा आर द आर्किटेक्चर फीचर ऑफ द टेम्पल्स। रेखा ये उड़ीसा का है, यस ऑफ कोर्स। आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ उड़ीसा टेम्पल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3। जो आप उड़ीसा के टेम्पलों में जाइएगा ना तो उसमें आपको रेखा, पैदा या पीड़ा, पीड़ा, पिड्डल, पिड्डहल और खकरा, ये तीनों चीज दिखेगा। कंसिडर द फ्लोइंग।
अब उस वेद को खोजना है जिसको ब्रह्म वेद भी कहते हैं, जिसमें ढेर सारे जो बीमारीज है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए वो बताया गया है। इट इज मोस्टली कंसर्न विद द पीस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। दुनिया किस प्रकार शांति के रास्ते पर चले, प्रोस्पेरिटी को चुने, इसी पर काम करना था। तो ये है अथर्ववेद। अथर्ववेदा, दिस वेद इज ऑल्सो नन एज ब्रह्म वेद। और ये दो भाइयों के नाम पर, दो ऋषियों के नाम पर रखा गया है, एक अथर, दूसरा अंगीरा। दो ऋषि थे, अथर्वा और अंगीरा। अथर्व और अंगीरा। While it is the mostly concerned with the peace and prosperity of human society, ठीक है, इसका मुख्य फोकस शांति, समृद्धि, समाज के विकास, लेकिन और भी एस्पेक्ट थे जीवन के, स्पेशली किस प्रकार से बीमारियों का ट्रीटमेंट हो। 99 प्रकार के डिजीज का ट्रीटमेंट का इसमें जिक्र किया गया है अथर्ववेद में। अब आते हैं अगला। नालंदा वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ पाल स्कल्पचर एंड ब्रोंजेज। नालंदा पाल स्कल्पचर और ब्रोंजेज का एक महत्वपूर्ण सेंटर है। चाइनीज पिलग्रिम, चाहे वो हैंसोंग हो, फाइयान हो, वो नालंदा में घूमने आए थे, पढ़े भी थे। जी हाँ, बहुत द करेक्ट। जैसा कि आपको पता होगा कि नालंदा जो है वो 10 किलोमीटर दूर है राजगीर के नॉर्थ से, और एक एंशियंट सिटी था जिसमें बुद्ध और महावीर तक भी आए घूमने के लिए। बात हर्ष के शासनकाल की है, 606 से 648 के शासनकाल के दरमियान नालंदा को एक तरह से प्रिंसिपल सेंटर बना दिया गया, जिसमें महायान की टीचिंग होती थी, और आगे चल के ये यूनिवर्सिटी के रूप में तब्दील हो गया, जिसमें हजारों श्राइन और मोनास्ट्रीज बनाए गए, और अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग स्कॉलर यहाँ से दूर दराज से यहाँ पर अध्ययन करने आए, समझने आए भारत को, जिसमें कि ह्वेनसेंग भी था और फाइयान भी था, जिसने नालंदा में पढ़ाई भी की और कुछ अपने अकाउंट भी छोड़े। नालंदा एक इम्पोर्टेंट सेंटर पाल स्कल्पचर के लिए, पाल कला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। ब्रोंज एंड ऑल्सो yielded seals and sealing of great historical significance। पाल वंश का शासक धर्मपाल ही तो था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कुमारगुप्त का नाम सुना होगा आपने, गुप्त काल में बनाया गया था नालंदा। Consider the following statement regarding it is a form of mask dance and uses vigorous martial movement to narrate mythological story। मतलब आपको पकड़ना है किसकी बात हो रही है, जो कि मास्क पहन के होता है, बहुत ही आपका जो इसका मार्शल मूवमेंट होगा, अपना बहुत तेज से शरीरों को गतिविधि की जाएगी, मैथोलॉजिकल स्टोरी पे टिका होगा वो, या तो रामायण या तो महाभारत पे। देयर आर मेनली 3 प्रकार का डांस का नाम है जिसको अलग अलग लोकेशन के आधार पे परफॉर्म किया गया है। एक है पुरुलिया का, दूसरा सरायकेला का, तीसरा मयूरभंज का। लेकिन मयूरभंज में ध्यान रहे मास्क का इस्तेमाल तो नहीं होता है, लेकिन ठीक है, सम नरेशन ऑल्सो यूज नेचुरल थीम्स, जैसे कि इसमें सर्प नृत्य या मौर्य नृत्य या मयूर नृत्य का भी इस्तेमाल किया गया है। और ये है छऊ डांस। छऊ डांस, छऊ डांस, छऊ डांस, ये भारत के क्लासिकल इंडियन डांस जिसमें मार्शल आर्ट और फोक ट्रेडिशन को इन्फ्यूज कर दिया गया है। डांस जो है मार्शल आर्ट से लेके एक्रोबैटिक, एथलेटिक पे टिका है, और अलग अलग रिलीजियस थीम पे, जैसे कि सैविज्म, शक्तिज्म, वैष्णविज्म, इस पे इसके थीम होते हैं। कस्ट्यूम जो है वेरी करता है, स्टाइल इसके वेरी करते हैं। पुरुलिया में अलग है, सरायकेला में अलग है, क्योंकि पुरुलिया और सरायकेला में मास्क का इस्तेमाल किया जाता है, अपने आइडेंटिफाइड कैरेक्टर के लिए जाना जाता है। मतलब जबकि छऊ जो है ना वो 3 स्टाइल में है। वो लोकेशन पे पुरुलिया का छऊ जो बंगाल, पुरुलिया बंगाल में पड़ता है, पुरुलिया का छऊ बंगाल, सरायकेला झारखंड,
सरायकेला छऊ झारखंड का है और मयूरभंज छऊ उड़ीसा का है। याली एक स्कल्पचर फीचर्स ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ विच किंगडम? याली इस विजयनगर या बहनी या इंपीरियल चोल? याली इस विजयनगर। टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी फर्दर गेन मोमेंटम ड्यूरिंग द विजयनगर रूल। जो मंदिरों का जो निर्माण था वो विजयनगर साम्राज्य में तो और भी प्रचंड हो गया। इसके जो कुछ चीप करेक्टर देखा जाए विजयनगर एम्पायर का आर्किटेक्चर का, तो उसमें कंस्ट्रक्शन जो था ना वो लंबा लंबा गोपुरम बनाया गया था, और या गेटवे जिसको बोलते हैं। कल्याण मंडप हुआ करता था, उसमें बहुत ही बेहतर नक्काशी किया होता था, क्योंकि वो कार्व पिल्लर बनाया गया होता है। एकदम जितने भी पिल्लर है ना, उस पिल्लर में बेहतरीन नक्काशी की होती है टेम्पल के अंदर। ये पिल्लर चाहे तो 100 से लेकर 1000 तक हो सकते हैं। तो जो स्कल्पचर किया गया है पिल्लर पर इतना बेहतरीन ढंग से, जिसमें अधिकांश जो है ना वो घोड़ों का चित्र है, और इसी घोड़ों को याली कहा गया है। लार्ज मंडप 100 पिल्लर, कभी कभी तो 1000 पिल्लर तक भी हो सकता है। मंडप्स वेयर यूज फॉर सीटिंग डीटी ऑन फेस्टिवल ओकेजन। ठीक है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऐहोल। ऐहोल के बारे में पूछा गया है। इट इज नन फॉर चालुक्य आर्किटेक्चर, ऐहोल संस्कृति। इट लाइज अलोंग द मालप्रभा रिवर। इट कंसिस्ट a Hindu of few Jain temple, but no Buddhist temple. How it possible? चलिए, ए इज द राइट आंसर। ऐहोल एक हिस्टोरिक साइट है एंशिएंट इंडिया का, मिडाइवल इंडिया का। एरा ऑफ बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन मोन्यूमेंट्स इन नॉर्थ कर्नाटका, डेटेड फ्रॉम द 4th century थ्रू द 12th century। 4 सदी से लेकर 12वीं सदी के बीच में ऐहोल जो है वो कर्नाटका का एक बहुत ही फेमस प्रख्यात साइट, हिस्ट्रिक साइट, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन के मोन्यूमेंट्स मिलते हैं। और ये जो है स्प्रेड है मालप्रभा रिवर के किनारे, और इसके जो मेजर्स हिस्टोरिकल साइट्स हैं वो चालुक्य मोन्यूमेंट्स के हैं। ओवर 100 ऐहोल टेम्पल्स आर हिंदू। 100 को तो हिंदू टेम्पल है, उसमें कुछ जैन है और केवल एक बुद्धिस्ट है, और सब एक साथ कोएग्जिस्ट करता है लॉ। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद वज्रयान शाखा के बारे में पूछा जा रहा है। जो आपको पता होगा वज्रयान शाखा, बौद्ध धर्म का एक शाखा था वज्रयान, जिसको तांत्रिक बौद्धिज्म कहते हैं। और ये चीफ जो डिवाइनिटीज ऑफ दिस सेक्ट वेयर तारा, तारा इसकी चीफ डीटीज थी या डिवाइनिटीज थी, भक्त थी वज्रयान का। और ऐसा माना जाता है कि अगर आपको मोक्ष लेना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपको मैजिकल पावर अटेंड करना पड़ेगा। अटेंड बाय एक्वायरिंग मैजिकल पावर। अगर आपके पास मैजिकल पावर है तो यू कैन गुड साल्वेशन। और ये पॉपुलर था साउथ इंडिया में, खास करके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। जी नहीं, ये फेमस था उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में। ठीक है, तो आप 1 और 2 के साथ जाइए। जैसा कि आप जानते हैं कि तांत्रिक बुद्धिज्म इज ऑल्सो नोन एज वज्रयान, वज्रयान बोलते हैं, जो कि डेवलप किया था हमारे भारत में, और भारत के कुछ अगल बगल के जो पड़ोसी देश है उसमें भी, खास करके तिब्बत में भी ये देखा गया है कि तांत्रिक बौद्धिज्म बहुत फेमस था, फेमस है भी। और इसके फॉलोवर जो है वो मतलब मानते हैं कि अगर आपके पास मैजिकल पावर है तो आप आराम से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और तांत्रिक पावर तब मिलेगा जब आपके पास वज्र आ जाएगा, अर्थात जब आपके पास तांत्रिक पावर है तो अर्थात आपके पास वज्र है। इसके जो कुछ चीफ डिविनिटीज़ हैं, जिसको सेक्ट बोलते हैं, उनमें से तारा प्रमुख है। और ये खास करके ईस्टर्न भारत में बहुत फेमस हुआ, पार्टिकुलरली बंगाल में और बिहार में, जिसको शशांक ने उखाड़ कर फेंक दिया था। शशांक जब आया था ना, तो वज्रयान को उसने चूर चूर कर दिया, और वहाँ पर हिंदू धर्म का प्रोमिनेंट हो गया। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कांची इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। कांची के बारे में पूछा जा रहा है। कांची का साड़ी तो आपने सुना होगा, कांची
It was known as the religious capital of southern India. Yeah, of course. Ghatika या Gatika at Kanchi was an ancient center of learning, attractive students from India and abroad. घटिका मतलब वो मतलब एक लर्निंग सेंटर हुआ करता था जिससे जिसको देखकर विदेश के बच्चे, विदेश के लोग भी यहाँ पर आते थे। भारत के तो आते ही थे। कांची होस्ट कैलाश कैलाशंथर या कैलाशंथर is one of the largest and the most ornate ancient temple in the whole of the India. Which are the correct? One is correct, two is correct, and third is also correct. Once a capital of Pallav dynasty. कभी पल्लव डायनेस्टी को अगर आप ध्यान से समझिएगा तो उसमें कांचीपुरम जो था उसकी एक राजधानी थी। तो पल्लव का राजधानी कांचीपुरम था, एक नोटेड सेंटर था लर्निंग का, तमिल और संस्कृत सीखना है तो कांचीपुरम इज द फेमस प्लेस, जिसमें दीन गंगा एक बुद्धिस्ट राइटर जो पढ़ने आया था कांची, दीन गंगा या दिगंगा, ठीक है दिगंगा, दीन दिन गंगा, दिन गंगा। इट होस्ट मेनी टेम्पल डेडिकेटेड टू शिव एंड विष्णु। इसके जो अधिकांश मंदिर है कांचीपुरम में वो विष्णु शिव को समर्पित है। कांची was also home of the famous 6th century CE poet भारवी। 6ठी शताब्दी का कवि, महान कवि भारवी जिसने कृता अर्जुनियम लिखा, वो भी यहाँ पर आए थे, उनका भी ये घर है, ठीक है। इट इज ऑल्सो द होम, कांची इज द होम ऑफ पवित्र कवि, महान कवि भारवी एंड 11 और 12वीं सदी का एक महान कवि फिलोसफर रामानुजम भी यहीं से थे। आज भी एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेंटर होने के साथ साथ यहाँ 100 मंदिरें हैं और यहाँ पर सिल्क की जो साड़ी है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। द फेमस टेम्पल ऑफ बृहदेश्वरा द तंजाउर गंगई कोंड चोलपुरम एंड दारासुरम were built during the चोला, ये आपको चोल के समय बना था। आपको पता होगा चोल साम्राज्य अपने जब प्रकाष्ठा में था तो मंदिर और मूर्तियों का निर्माण तो अपने गगन को छू रहा था। Tradition of building temple and embellishing with the carving and painting continued during the reign of Chola king who ruled over a region from 9th to 13th century। 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल और 13 साल, आप समझ लीजिए 9वीं से 13वीं सदी के बीच में शासन करने वाला शासक चोल साम्राज्य के राजाओं ने न केवल मंदिर मूर्तियां बनाई बल्कि इतने बड़े बड़े ग्रांड टेम्पल बनाए जिनको देखकर आंखें अचंभित हो गई। कारीगर, वाट कारीगरी। 11वीं सदी में चोल जब अपने ऊंचाइयों पर था, अपने शिखर पर था, तब मास्टरपीस ऑफ चोल आर्ट एंड आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई और वह स्पष्ट होने लगा। उसी समय बृहदेश्वर एट तंजौर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगई कोंडा चोलपुरम, ठीक है, और द्वार या दारासुरम वेयर बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजेंद्र चोल, ठीक है। गंगई चोल, राजा चोल, ये सब कौन थे? राजेंद्र चोल, राजा चोल, ठीक है। उसके बेटों और उसके पुत्र पिता दोनों ने मिलकर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। खजुराहो जो है वो कंदरिया टेम्पल में फेमस है। सांची जो है स्तूप है। कारवा चैत्य है। देवगढ़ जो है दशावतारा टेम्पल है। देवगढ़ तो यूपी में है। कंदरिया महादेव गुफा मध्य प्रदेश के चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया खजुराहो टेम्पल में कंदरिया महादेव टेम्पल है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल्स जो कि प्रिजर्व किया गया है मिडाइवल पीरियड से आज तक। वेस्टर्न ग्रुप ऑफ द टेम्पल्स इन द खजुराहो कॉम्प्लेक्स that is built by Chandela rulers. The group of Karla is one of the oldest and smaller many rock cut Buddhist sites। छोटा छोटा लेकिन रॉक कट, अगर आपको बुद्धिस्ट साइट घूमना है तो महाराष्ट्र का कार्ला गुफा भी ऑल्सो फेमस है। बट वन ऑफ द बेस्ट नन बिकॉज ऑफ द फेमस ऑफ ग्रांड चैता केव नंबर 8, लेकिन इसका एक ग्रैंड चैत्ती भी है जिसको केव नंबर 8 बोलते हैं।
which is the largest and most completely preserved checked a hole of the period. साल उस अवधि की सबसे महत्वपूर्ण जो पूरी तरह से सुरक्षित है वो यही है. दशावतारा टेम्पल इज एन अर्ली 6th century विष्णु हिंदू टेम्पल. दशावतारा जो है वो 6ठी शताब्दी का विष्णु हिंदू टेम्पल है जो कि देवगढ़ में उत्तर प्रदेश में पड़ता है. और ये दशावतारा टेम्पल जो है ना वन ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू स्टोन टेम्पल है जो आज भी सर्वाइव कर रहा है. विष्णु टेम्पल शोज द ऑर्नेट ब्यूटी सीन इन गुप्ता स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. ये जो विष्णु टेम्पल जो आप दशावतारा का देख रहे हैं ये आपको गुप्ता स्टाइल के आर्किटेक्चर की मतलब समझ लीजिए बेहतर जानकारी देता है. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू जैन सेक्ट. जैन सेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है. श्वेतंबर ट्रेडिशन ऑफ जैनिज्म ट्रेस देयर lineage थ्रू स्थूलभद्र तो स्थूलभद्रा के द्वारा श्वेतंबर को विकास किया गया, उसको लीड किया गया. जैसा कि आप जानते हैं दिगंबर जो है वो जैनिज्म का दूसरा सेक्ट है जिसको भद्रबाहु वॉज द लास्ट श्रुता केबालीन. बिल्कुल दोनों इनकरेक्ट नहीं है, दोनों सही है. जैसा कि आप जानते हैं कि स्थूलभद्र भाऊ वॉज द फाउंडर ऑफ श्वेतंबर जैन. श्वेतांबर का फाउंडर था स्थूलभद्रा. 12वीं सदी में चूंकि फेमाइन आ गया था, मतलब 12 साल का फेमाइन आया था, 12वीं सदी में नहीं 12 साल का फेमाइन आया था, अकाल आया था मौर्यन एम्पायर के समय 3rd से 4th century BC के दरमियान. तो उस समय क्या हुआ ना स्थूलभद्रा ले श्वेतंबर को लीड कर दिया और चले गए वो लोग दक्षिण भारत, जबकि दिगंबर वहीं रह गए. देर आर 5 दिगंबर जिसमें कि एक का नाम आपको याद रखना है भद्रबाहु. ऐसे अपराजिता भी है, नंदी मित्रा है, गोवर्धना महामुनि है, विष्णु है, ये लोग भी दिगंबर है. Surta Kabbalion is a term used to Jainism for those ascetics who have completed knowledge of Jain Agam. Consider the following statement regarding Vaisakhi school. वैश्य दर्शन तो आपने पढ़ा होगा, कनाद के बारे में जाना ही होगा. दुनिया को ये फिजिकली रूप से देखते हैं, भौतिक दुनिया है यार, ये दुनिया ही भौतिक है. इसके सारे चीज भौतिक मेटरलाइज. साइंटिफिक टॉकिंग की बात करते हैं, साइंटिफिक थिंकिंग रखना, इस पर कोई विश्वास नहीं करना और विश्वास करना कि ऑल द ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ एटम्स. सब कुछ तो एटम्स ही बना है. बिल्कुल 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 सबके सब 1 और 3 सही है, 2 बिल्कुल नहीं गलत है. क्या गलत हो गया देखिए. बैसाख स्कूल बिलीव्स इट इज इन द फिजिकलिटी ऑफ द यूनिवर्स पे विचार करते हैं वो लोग. एंड कंसिडर्ड टू बी द रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव फिलॉसफी that governs the universe. Kanad is one often considered the founder of the school. They argue that everything in the universe was created by 5 main elements: fire, air, water, earth, and sky. As this school has very scientific approach, they also develop the atomic theory. All material objects are made of atoms. On the subject of God, even though they argue for scientific thinking, they believe in God. देखिए, अगर बात ईश्वर की करें, हालांकि उन्होंने अपने विचार को वैज्ञानिक बनाया, दुनिया को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा, एटॉमिक थ्योरी दी, सारे वस्तुओं का निर्माण एटम से होता है ये भी बताया, लेकिन इसके बावजूद भी दे बिलीव इन गॉड एंड कंसिडर्ड हिम द गाइडिंग प्रिंसिपल. वो कहे कि ईश्वर है, वही हमें निर्देश कर रहे हैं. अब हम लोग आएंगे हिस्ट्री में.
in the context of modern history. तो यूपीएससी की तैयारी करते रहिए। इस दिए गए जो ऑडियो लेक्चर है, आई मीन जो प्रश्नों की एक सीरीज है, इसमें आप अगर ध्यानपूर्वक इसको मगन होकर सुनिएगा ना, तो आपको बहुत ही मजा आएगा। सुनते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यही है ओवरऑल इस चैनल का मकसद। थैंक यू।